हाँ जी सर। सो मिसलिनियस प्रोविजंस से क्वेश्चंस करने वाले हैं हम अभी फटाफट से। तो आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं मिसलिनियस प्रोविजंस के। अगर आप मिसलिनियस प्रोविजंस को छोड़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट मेरी एडवाइस रहेगी ये क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, है ना, जो अभी मैं आपको टेस्ट योर नॉलेज से करवाने वाली हूँ। क्योंकि मिसलिनियस पर क्या होता है ना, बहुत सारे तो हम मतलब छोड़ कर ही निकल जाते, ठीक है, और जो बहुत सारे करते हैं वो सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लेते हैं तो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। सो द फॉर द पर्टिकुलर रीजंस आई एम टेकिंग दी मिसलिनियस प्रोविजंस क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस प्रोविजंस क्वेश्चंस। क्या क्या है, कितने कितने हैं और कैसे कैसे हैं, पूरा का पूरा डन, ठीक है, सुनिएगा। एग्जाम्पल 1 जो है वो क्या कहता है, देखना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टिमटिम लिमिटेड proposed to appoint Mr. Nirala as an individual as a valuer for carrying out valuation of immovable property as required under the provision of Companies Act 2013। बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टिमटिम लिमिटेड है प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर निराला एज एन इंडिविजुअल एज अ वैल्यूअर फॉर कैरिंग आउट वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू अंडर। तो देखो सर, अगर कोई वैल्यूअर जो है वो वैल्यूएशन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसको क्या तो रिक्वायर्ड होता है। तो इन द गिवन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट हैव अ राइट टू अपॉइंट अ वैल्यूअर। सबसे बड़ी बात कि भाई साहब बोर्ड अपॉइंट कर रहा है ना मिस्टर निराला को कि भाई निराला तुम क्या करो, वैल्यूएशन करो, तो सबसे पहली बात तो डज नॉट हैव अ राइट, इन लोगों के पास राइट ही नहीं है, बोर्ड वालों के पास राइट ही नहीं है। इट इज़ अगेंस्ट द सेट प्रोविजंस। तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम राइट किसके पास है अगर बोर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट नहीं कर सकता। इन फैक्ट वैल्यूअर प्रपोज टू बी अपॉइंटेड शैल हैव सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड रजिस्टर एज अ वैल्यूअर इन सच केस ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अपॉइंटमेंट बाय ऑडिट कमिटी। सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, और अब्सेंस बाय द बोर्ड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द दैट कंपनी। अब आपको ध्यान रहेगा कि सर वैल्यूअर को अपॉइंट करने का सबसे पहला नंबर, वैल्यूअर को अपॉइंट करने का सबसे पहला नंबर ऑडिट कमेटी का होता है। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं करती है तो फिर सर इसका नंबर जाकर कहाँ आ जाता है, बोर्ड के पास आ जाता है, ठीक है, डन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। Mr. Bhola, director of Bhandari Limited, enter into an arrangement with his friend and acquire assets on the name of Bhandari Limited by passing resolution in general meeting of the company। क्या बोला, मिस्टर भोला जो है डायरेक्टर है कहाँ का, भंडारी लिमिटेड का, एंटर होता है अरेंजमेंट्स में विथ हिज फ्रेंड, किसके साथ, फ्रेंड, एंड एक्वायर करता है असेट्स ऑन नेम ऑफ भंडारी लिमिटेड, ठीक है। Passing resolution in general meeting of the company, the notice for approval of resolution by the company included the particulars of the arrangements along with the valuer of assets duly calculated by a register valuer. Later, the board of company discovered the loss arising out of incorrect statement is the report मेड बाय वैल्यूअर। सर अगर वैल्यूअर किसी चीज़ को इनकरेक्ट करेगा तो क्या होगा बताओ। इन द केस वैल्यूअर इज लाइबल टू बी कन्विक्टेड फॉर अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन इन द रिपोर्ट मेड इन द इंटेंट टू डिफ्रॉड ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर। और सर अगर आपका ऐसा इंटेंशन रहा ना तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है। मैं आपको आगे बताऊंगी कहीं पर है वैल्यूअर के लिए पेनल्टी कि अगर वैल्यूअर ने किसी भी तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट दिया या फिर डिफ्रॉड करने की कोशिश करी तो उसके ऊपर पेनल्टी है। यहाँ देखो यही होगा ना, हाँ
फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो पनिशमेंट क्या कहता है, 448 की पेनल्टी लगेगी, और अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो वैल्यूअर के लिए अच्छी खासी पेनल्टी है, दैट इज़ अ यस सर। पेनल्टी देखो, वैल्यूअर के लिए पेनल्टी कौन से पेज पर है, यहाँ मेरे पास, यस सर नेक्स्ट पेज पर इधर ही है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, सुनो, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिए तो 448 की पेनल्टी, कॉन्ट्रावेंशन करने पर वैल्यूअर लाइबल होगा 50,000 रुपये तक की पेनल्टी के लिए, 50,000 रुपये की पेनल्टी के लिए, और जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, और ध्यान रखना 1,00,000 रुपये जो फाइन होगा वो 1,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यूअर शेल बी लाइबल हाउएवर इफ द वैल्यूअर कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविज़न, और आपका मकसद डिफ्रॉड करना था जैसा कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, तो 50,000 रुपये की पेनल्टी, और अगर डिफ्रॉड करने का मकसद था तो 1 साल तक की सज़ा, 1,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का पैसा, उसके साथ रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशंस, रिफंड द रेम्यूनरेशन रिफंड करोगे, और पे फॉर डैमेजेस, ठीक है। वेयर द वैल्यूअर हैज़ बिन कन्विक्टेड अंडर पॉइंट 3 ही शेल बी लाइबल, वो लाइबल होगा। प्रोविज़न देखो, रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन तो करना ही पड़ेगा, पे फॉर डैमेजेस, और जो भी डैमेजेस हुआ है ना सामने वाले को, उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक सर। तो मैंने उसका आपको पूरा प्रॉपर आंसर बता दिया, और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए 448 का पेनल्टी, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 पर आओ। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC was reviewing the financial statement of White Steam Private Limited which was incorporated 8 months ago, 8 महीने पहले जो बनी। The ROC found that the subscriber to the memorandum of association of company had not paid the subscription money, nor had they filed a declaration to this effect. ROC strike off द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी कमेंट अपॉन। देखो क्या होता है ना, अगर आपने इनकॉर्पोरेट करने के 8 मंथ में कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, अंडर द पर्टिकुलर क्वेश्चन कह रही हूँ, ROC को लगता है कि सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन मनी और नॉट पे एनी डिक्लेरेशन जो चाहिए था, और ROC ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो क्या ROC के पास राइट होता है कि वो नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, और कर सकता है तो कौन कौन से केसेस में कर सकता है, तो बस यही है। मेरी बात सुनो, ROC के पास राइट होता है, एज पर सेक्शन 248 उन्हें ये राइट देता है 1B ऑफ कंपनीज एक्ट, वेयर दी रजिस्ट्रार हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन विच they had undertaken to pay within a 180 days। क्या बोल रहा है सर ये, एक 180 दिन, जिसे तुम्हें 180 दिन में पे करना था फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कब से, फ्रॉम द डेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी से, एंड डिक्लेयर सच अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ दिस इफेक्ट हैज़ not been filed within a 180 days of its incorporation, he shall send a notice to the company and all the directors of the company और intend to remove the name। क्या होगा सलोनी, मेरी बात समझना, ठीक है। एक्चुअली 180 डेज, अगर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया, किसको नहीं दिया, ऑब्वियसली ROC को नहीं दिया, तो आपको ROC नोटिस भेज सकता है और कहेगा बताओ हम आपका नाम क्यों ना रिमूव करें, ठीक है। अगर आपने रीजनेबल आंसर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस वो आपका नाम रिमूव कर देंगे। सिंस द सब्सक्राइबर हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन मनी विद इन अ 180 डेज। सर साथ के साथ डिक्लेरेशन तो देना ही देना है, डिक्लेरेशन के साथ साथ अगर आपने सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो 180 डेज में पे नहीं करी इनकॉर्पोरेशन के, ROC शेल सेंड कंपनी को नोटिस भेज सकता है कि भाई हम तेरा नाम रिमूव करें क्या, और 30 डेज का टाइम, यानी कि दोनों ही केसेस में, मेरी बात सुनना, 2 केसेस के लिए हुआ
दो केसेस में क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हें 180 दिन में डिक्लेरेशन देनी थी, 180 दिन में डिक्लेरेशन, और आपको सब्सक्राइबर जो पहले सब्सक्राइबर जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है वो सब्सक्रिप्शन मनी जो है ना वो भी 180 डेज़ में पे करनी थी। नहीं करोगे आपको नोटिस मिलेगा। रीजनेबल जवाब आया, ठीक है, नहीं आया तो 30 डेज़ में नोटिस के आपका नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी ROC, दे हैव अ पावर। पक्की बात है, ठीक है सर। ABC Life Insurance Company Limited was incorporated following all the legal proceedings, but the company cannot commence its operations for a period of 1 year since its incorporations. ठीक है, the member decided to get its name removed from the register of company. Consent of 80% member in the team in the term of paid up share capital was taken for the approval removal of name. ठीक है, thus the application was filed for this purpose. Determine the validity of the applications as per the provisions of Companies Act. बताओ सर। ABC Life Insurance Company Limited was incorporated following all the legal proceedings, but the company cannot commence its operations for a period of 1 year. सर, 1 साल में तुम अपना बिजनेस से एस्टेब्लिश नहीं किए। Since its incorporation, the member decided to get its name removed from the registrar of company. Consent of 80% members in the term of paid up share capital was taken for removal of name. Application was filed for this purpose. Determine the validity of the application as may be. देखो इनवैलिड हो जाएगा अप्रूवल एडाई से। एडा पता है क्या कहता है, मस्ट ऑब्टेन फर्स्ट। एडा से अप्रूवल लो। जी सर, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी सर, तो एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ना उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करने से पहले आपको एडाई से परमिशन लेनी पड़ती, बस उसी के बारे में उन्होंने बताया है अपने को कि भाई साहब चूँकि इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज अप्रूवल ऑफ एडाई मस्ट बी ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेक्शन 248(2) व्हेन द कंपनी इज रेगुलेटेड एज पर स्पेशल एक्ट द अप्रूवल ऑफ द रेगुलेशन। क्योंकि ये कहता है ना कि अगर आप 248 लगा भी रहे हो लेकिन कोई स्पेशल एक्ट लगता है, अप्रूवल ऑफ regulatory authority is needed and should be closed with the applications for removal of name. ठीक है सर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखना क्या बोलता है। ACOM is a private limited company incorporated in year 2013. The company deals in manufacturing of glasses. Since May 2018, the company is not carrying any business operations. 1st April 2020, the company shifted its registered office from Jaipur to Ahmedabad. उसने शिफ्ट कर दिया है। On 2nd May 2020, company decide to file an application for domain company. क्या किया है, domain company. According to section 1249, the said act of the company shall will not be valid because application can be filed only after 3 months from the date of कंपनी शिफ्टेड इज रजिस्टर ऑफिस। तो ये क्या कहता है ना सलोनी, मेरी बात समझना, ये कहता है कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग ना ग्लासेस 18 में मई 18 और फिर अप्रैल 20 में अपना ऑफिस चेंज कर रही है वो जयपुर से अहमदाबाद। ऑन द 2nd May 2020 द कंपनी डिसाइडेड टू फाइल द तो यहाँ पर कब इन्होंने सोचा, अप्रैल में सोचा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 249 कहता है कंपनी विल नॉट बी वैलिड बिकॉज एप्लीकेशन कैन बी फाइल ओनली आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कंपनी, है ना, शिफ्टेड 3 मंथ में आपको फाइल करनी, 3 मंथ बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने पता थोड़ा हाँ कर दिया है, वैसे तो 3 मंथ में फाइल करना है शिफ्ट करने के, तो कर दिया, कंप्लाइंस पूरी कर दी, ऑफिस शिफ्ट किया, 3 महीने में ROC को बता दो कि मैंने ऑफिस शिफ्ट किया, है ना। नाउ कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या क्या है सर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है। Central government and government of Maharashtra together hold 40% of the paid up share capital to MN Limited. A government company also hold 20% of its paid up share capital in MN Limited. तो सब 40 और 20 हो गया ना 60, ठीक है। PQ Limited सब्सिडरी कंपनी होल्डी और सब्सिडरी, ऑब्वियसली वो भी गवर्नमेंट हो गई। क्या करोगे सर, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन 245 में लिखी हुई है, वो लिख कर आओगे। आगे आ जाओ। Where is or more examples? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन ये देखो, सनशाइन बेनिफिट फंड लिमिटेड इनकॉर्पोरेट एज अ निधि कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. The board of directors have decided to provide local facility
on rent to its member and its estimate that rental income from such a letting would be a 25% of the ग्रोस इनकम। तो देखो मेरी बात सुनो, कितना अलाउड होता है जनरली 25% ऑफ द ग्रोस इनकम जो है। तो हमने बोला था कि अगर निधि कंपनी लॉकर की फैसिलिटी ले रही है तो उनके अकॉर्डिंग 20% ही है ना। हाँ जी, तो ये एक्सेस नहीं कर सकता है वो, ठीक है। 20% ही है टोटल इनकम का लॉकर से पैसा वाला। नाउ 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 यस सर, ये देखना, सुहानी निधि लिमिटेड proposes to reappoint Mr. Hemant, a director who has completed a term of 10 consecutive years as a director of Nidhi. Comment on the validity of the above proposed with the reference to। तो सर निधि कंपनी क्या बोलती है, निधि लिमिटेड जो है प्रपोज टू रीअपॉइंट मिस्टर हेमंत एज अ डायरेक्टर हु हैज़ कंप्लीटेड अ टर्म ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 10 साल कंप्लीट कर दिए हैं। तो निधि के कंपनी का 2 टेन्योर पूरा हो चुका है ना। तो अब ये कहता है कि निधि कैन नॉट बी अपॉइंट मिस्टर हेमंत एज अ डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, क्योंकि 2 टर्म्स पूरे हो गए, 2 ईयर्स का सीसेशन लगता है, ठीक है। अगर आप देखो डायरेक्टर ऑफ निधि कंपनी होल्ड ऑफिस और टर्म अप टू 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 10 लगातार सालों के लिए अपने आप को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड उनके ऊपर भी लगता है। तो दैट इज़ अ कंसेप्ट। हाँ, अभी आपको है ना जो आवाज़ आई वो पटाखों की आवाज़ है, दिवाली का सीज़न है, आगे ना पीछे पटाखे बजते रहते इधर। अब देखो 447 जो है उसमें क्वेश्चन नहीं है ना, डोमेन में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ जी सर नहीं था। अब चलो यहाँ आ जाओ, देखो सर 447 की फ्रॉड की पेनल्टी। फ्रॉड को देखने के लिए देखो फ्रॉड 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर से कम का है या 10 लाख या उससे ज़्यादा का, इस तरीके से देखा जाता है। फिर पेनल्टी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये देखो पेनल्टी अगर आपको बताएं तो सर फ्रॉड जो है वो 10 लाख रुपए और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर है, ठीक है। पब्लिक द गिल्टी। अब यहाँ पर क्या होता है सर, इम्प्रिजनमेंट जो टर्म है वो क्या है 5 ईयर से, और फाइन लग सकता है जो 50 लाख रुपये हो सकता है बोथ, यानी कि 5 ईयर्स और 50 लाख और बोथ, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में है तो 3 ईयर्स, और यहाँ पर जो है ना 6 मंथ मे बी एक्सटेंड 10 ईयर्स एंड द इन्वॉल्व 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का अमाउंट जितना इन्वॉल्व या 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड का अमाउंट आपके ऊपर लग सकता है अगर आप 10 लाख से ऊपर पे जाते हो 1% टर्नओवर। JKL Research Developer Limited is a registered public company. The company has a unique business idea emerged the research and development in a new era. However, it is a future project and the company had no significant accounting transactions and business activity at present. The company desired to obtain the status of domain company advised that the देखो सर कंपनी क्या कर रही है, किसी भी तरीके का बिजनेस कैरी नहीं करनी है, कंपनी वांट टू डोमेन क्या ले सकती है क्या सर, डोमेन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एज एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सच प्रॉपर्टी और इनएक्टिव कंपनी may take a applicant to register in such manner as may be prescribed for the obtaining a status of a domain. The registrar shall also status the domain company and apply applications, issue a certificate after consideration of application. Registrar shall maintain a register ऑफ डोमेन कंपनीज़ की कितनी कितनी डोमेन कंपनीज़ होती है, दैट ऑल दी चीज़ जो है वो यहाँ पर इन्होंने बता दी, ठीक है। तो डोमेन का कंसेप्ट है कुल मिलाकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। गुलमोहर लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल हो गए, सिंस 2 फाइनेंशियल ईयर ही हैज़ नॉट बीन कैरिंग अ बिजनेस एंड ऑपरेशन। तो डोमेन का स्टेटस ले लेंगे, ठीक है। नॉट फाइल द फाइनेंशियल और एनुअल रिटर्न्स एंड नॉट मेड ए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। कंसिडर द करंट सिचुएशन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंटेम्पलिंग द अप्लाइंग द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी टू ऑब्टेन अ स्टेटस ऑफ, ठीक है। डोमेन का स्टेटस बताना चाहते हैं, वेदर गुलमोहर इज एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब बताओ कब। विल योर आंसर इज डिफरेंट ऑफ गुलमोहर लिमिटेड इज कंटिन्यूअसली पेमेंट द फी ऑफ द रजिस्ट्रार। देखो फीस पे करना, ROC की ये कंप्लाइंस पूरी करना, ये सारा आपका कंटिन्यू या सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं हो सकता, तो आंसर चेंज नहीं होगा। इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग प्री रिक्विजिट टू मेक एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार। क्या SR पास करने की जरूरत पड़ती है। और बाद में पूछा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ द आफ्टर टेकिंग द एप्लीकेशन डोमेन कंपनी द रजिस्ट्रार दैट्स इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी इन द 6 मंथ एगो। बताओ व्हाट विल बी योर आंसर इफ इट इज अ फाउंड आफ्टर making an application of a domain company
to registrar of company that investigation is pending against the ऑर्डर ऑफ 6 मंथ। देखो अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रहा है तो क्या डोमेन के स्टेटस को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये कहता है कि भाई साहब कंपनी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्टेटस दैट द नो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर टू टेक कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ डोमेन कंपनी रजिस्टर विच फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 455। ठीक है, देन यहाँ पर वही प्रोविजंस लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, डन। तो ये पूरा एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो हमने डिस्कस किया।